पहले है बार चार्ट्स एंड कॉलम चार्ट्स, राइट? सो बेसिकली बार चार्ट मतलब जब हम एक्स एंड वाई एक्सिस की बात करते हैं किसी भी ग्राफ के अंदर, तो अगर मेरी जो बार्स है वो हॉरिजेंटली रहेंगी, देन आई कॉल्ड इट बार चार्ट। अगर जो बार्स है वो वर्टिकल रहेंगी, देन कॉल एज अ कॉलम चार्ट। अगर पावर बीआई में मैं देखूँ तो यहाँ पे बार चार्ट एंड हॉरिजॉन्टल चार्ट्स के मल्टीपल टाइप दिए हुए हैं, जैसे क्लस्टर कॉलम चार्ट है, स्टैक बार चार्ट है, राइट? सो बेसिक जो दो टाइप है, कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट, ये किस लिए यूज होते हैं? ये कोई भी कैटेगरिकल डेटा है, उसको अगर आपको उसका एनालिसिस करना है कोई कैटेगरिकल डेटा का, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट, बट लेट्स से मुझे ईयर वाइज सेल देखना है और हर एक कंट्री वाइज सेल देखना है, तो नीचे कंट्री के नाम आएंगे एंड उसका सेल रिप्रेजेंट होगा एक बार्स के फॉर्म में। सो आप इधर पे बार चार्ट या कॉलम चार्ट आपके सुटेबल के यूज केस के हिसाब से यूज कर सकते हो उसको, राइट? ठीक है। सो मोस्टली अगर कैटेगरिकल डेटा स्मॉल पोर्शन में है, जैसे मेरी कैटेगरी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास डेटा में प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी नेम ऐसे दो फील्ड्स है, राइट? सो लेट्स से दिस इज माय, अगर ये विजुअल को सेलेक्ट करूँ तो दिस इज माय कॉलम चार्ट, क्लस्टर कॉलम चार्ट। यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में मैंने मंथ नेम को डाला है एंड टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को वाई एक्सिस में डाला है, तो ये वर्टिकली कॉलम रिप्रेजेंट करता है कि ये जो वाई एक्सिस है ये मेरी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस जो है ये मेरी मंथ नेम है, राइट? इसी चार्ट्स को अगर मैंने बार चार्ट में कन्वर्ट कर लिया तो इट्स लुक लाइक दिस। यहाँ पे क्या होगा, वाई एक्सिस में क्या चला जाएगा, मेरा मंथ नेम चला जाएगा, एंड एक्स एक्सिस में मेरा क्वांटिटी जो भी मैं मेजर पुट करूंगा वो एक्स एक्सिस में चला जाएगा। सो अगर मुझे हॉरिजॉन्टली चीज़ों को एनालाइज करना है देन आई यूज बार चार्ट, अगर वर्टिकली एनालाइज करना है देन कॉलम चार्ट। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि इस केस में लेट्स से मैं कैटेगरी नेम ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक तीन या चार ही कैटेगरीज है, इसलिए ग्राफ्स लुक लाइक गुड, राइट? अगर मैंने इसी कैटेगरी के केस में लेट्स से मैं इस विजुअल को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से आप विजुअल को कॉपी कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ दिस कैटेगरी नेम मैंने यहाँ पे डाला प्रोडक्ट नेम। मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, राइट? लेकिन ये जो चार्ट है ये चार्ट बहुत ऐसा वर्टिकली बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट? क्योंकि जितने ज़्यादा आपकी कैटेगरीज रहेंगी उतना बड़ा चार्ट बनेगा। सो ऐसे केस में फिर अपन क्या दिखाते हैं, चार्ट्स को टॉप 5, टॉप 3, टॉप 10 के हिसाब से दिखाते हैं कि ओनली आउट ऑफ टोटल प्रोडक्ट की मेरे टॉप 10 प्रोडक्ट कौन से हैं जिनकी ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। सो ये पर्टिकुलर फीचर्स हम ऐसे चार्ट्स में यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू शो टॉप 10, टॉप 3 या कोई भी कैटेगरिकल डेटा हो उसकी एनालिसिस जो है, हमारे केस में ऑर्डर क्वांटिटी, तो कैटेगरी वाइज कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है, कंट्री वाइज कितनी ऑर्डर क्वांटिटी, ये सब हम एनालिसिस कर सकते हैं बाय यूजिंग बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट्स। ठीक है। ये पीपीटी मैंने ऑलरेडी एक ग्रुप पे शेयर की हुई है, ग्रुप पे डाली हुई है मैंने, और उस पर्टिकुलर चार्ट के नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो वैल्यू, ये चार्ट जो है किस टाइम पे यूज़ करना है आपको। ठीक है। बार चार्ट कॉलम चार्ट समझ में आया? पावर बीआई में ये जो क्लस्टर यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक स्टैक का फॉर्म आ रहा है और एक क्लस्टर दिख रहा है। जैसे कि मैं बार चार्ट्स की बात करूँ तो ये एक स्टैक बार चार्ट है, एंड सेकंड वन इज द क्लस्टर बार चार्ट है, एंड तीसरा है मेरा 100% स्टैक बार चार्ट। तो इन तीनों में क्या फ़र्क है? फर्स्ट अगर मैं स्टैक बार चार्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड मेरे पास मल्टीपल कैटेगरीज है, जैसे मेरे पास कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ के अंदर स्टेट्स भी है, तो मैं मल्टीपल कैटेगरीज यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ, या मैं कॉस्ट एंड सेल्स या कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों को कंबाइनली देख सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कितना कॉस्ट है कितना प्रॉफिट है, राइट? से वी हैव
हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ कस्टमर का भी एक मेजर है। लेट्स से मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे डाल रहा हूँ। सो ये क्या शो करेगा, एक्सेसरीज पर्टिकुलर कैटेगरी की कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है एंड टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं। सो दिस इज नथिंग बट अ स्टैक बार चार्ट। वो आपकी जो एनालिसिस की जो वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू, उसको स्टैक करता चलेगा एक ही कैटेगरी के ऊपर, और डिफरेंशिएट करता चलेगा कि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है एंड कस्टमर कितने हैं फॉर एक्सेसरीज। ठीक है, इसी को अगर मैंने क्लस्टर बार चार्ट में कन्वर्ट कर लिया, देन इंस्टेड ऑफ स्टैकिंग वो क्या करेगा, इसके साइड में एक अलग से बार बना देगा। ठीक है, तो ये होता है क्लस्टरिंग। फर्स्ट इज द स्टैक। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक स्टैक होगा। क्लस्टर मतलब उसके साइड में एक नया बार जनरेट होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ऑर्डर क्वांटिटी एंड कस्टमर के दो अलग अलग बार जनरेट हुए हैं फॉर इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए। तीसरा है 100% स्टैक बार चार्ट। इस केस में ये जो फुल लेंथ है ये 100% रहेगी हर एक की, बट उसमें पोर्शन दिखाएगा आपको कि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, कस्टमर कितने हैं, जैसे। ठीक है, और यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आप जब होवर करोगे तो टूल टिप आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि लेट्स से यहाँ पे हो तो मैं एक्सेसरीज की टोटल ऑर्डर क्वांटिटी दिखाएगा, यहाँ पे वो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर दिखाएगा, लेकिन जो पोर्शन रहेगा वो पोर्शन 100% रहेगा ऑलवेज। तो ये होता है अपना 100% स्टैक बार चार्ट। जैसे बार चार्ट से वैसे कॉलम चार्ट से, स्टैक कॉलम चार्ट, क्लस्टर कॉलम चार्ट एंड 100% स्टैक कॉलम चार्ट। क्लियर है ये ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज लाइन चार्ट। तो बेसिकली लाइन चार्ट किस लिए यूज किया जाता है, अगर मुझे किसी फील्ड्स का ट्रेंड देखना है फॉर पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ पीरियड। जैसे मैं यहाँ पे मंथ वाइज इसको कंपेयर कर रहा हूँ, अगर विजुअल आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने मंथ वाइज एनालिसिस किया हुआ है प्रॉफिट एंड कॉस्ट का। मैं मंथ वाइज कर सकता हूँ, मैं ईयर वाइज देख सकता हूँ, मैं वीकली देख सकता हूँ, राइट। या मैं कोई स्लाइसर्स प्रोवाइड करके, मतलब कोई फिल्ट्रेशन लगाने किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर का, जैसे मुझे 15 दिन का देखना है तो मैं डे वाइज भी देख सकता हूँ उसका ट्रेंड क्या है, कॉस्ट का या प्रॉफिट का। तो जब भी हमें ट्रेंड देखना रहेगा उस टाइम पे हम लाइन चार्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये हमेशा आपको कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि लेट्स से सिनेरियो दिया जाता है और पूछेंगे कि अगर मुझे ट्रेंड देखना है यहाँ पे कॉस्ट का, प्रॉफिट का, वट एवर फील्ड का जो आपको उन्होंने दी हुई एनालिसिस के लिए, तो पूछेंगे आपको कि मैं कौन सा चार्ट यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो जब भी हमें ट्रेंड एनालिसिस करना है उस टाइम पे हम लाइन चार्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, पावर बीआई में हमारे पास ये जो फिफ्थ चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, सेवेंथ वाला, वो है लाइन चार्ट। अगर इस पे होवर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में जब भी मैं ओपन करता हूँ, लेट्स से आई ओपन दिस लाइन चार्ट, वो एक्स एंड वाई एक्सिस के साथ सेकेंडरी वाई एक्सिस भी मुझे प्रोवाइड करता है। सेकेंडरी वाई एक्सिस किस लिए, मुझे मल्टीपल फील्ड्स को एनालिसिस करना है। जैसे मुझे कॉस्ट के साथ सेल्स भी एनालिसिस करना है या कॉस्ट के साथ मुझे प्रॉफिट एनालिसिस करना है, तो मल्टीपल लाइंस यहाँ पे बनेंगी। एक्स एक्सिस आपका एक ही रहेगा, जिस जैसे मैं ईयर वाइज देख रहा है या डे वाइज या मंथ वाइज देख रहा, बट मैं मल्टीपल फील्ड्स को कंपेयर कर सकता हूँ एक दूसरे के साथ लाइन चार्ट्स में। जैसे एक्स एक्सिस पे अपन ने जैसे कैलेंडर के अंदर से मैंने मंथ नेम पुट किया है यहाँ पे, एंड फॉर टोटल नंबर ऑफ कस्टमर आई पुट इन वाई एक्सिस, and let me put total order quantity in सेकेंडरी। सो बेसिकली दो अलग अलग लाइंस बनेंगी जो हमें डिनोट करती है कि कौन सी फील्ड किस अमाउंट में उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए है। जैसे अप्रैल मंथ के लिए फॉर दिस लेट्स से टोटल नंबर ऑफ कस्टमर 18148 एंड टोटल ऑर्डर क्वांटिटी 8174। ये अभी इर्रेस्पेक्टिव है कि मैंने कौन सा ईयर सेलेक्ट किया हुआ, यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्शन नहीं किया है, ये टोटल मुझे दिखा रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए मुझे फिल्टर आउट करना है देन उसके लिए अलग से विजुअल हम यूज कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर मुझे ट्रेंड एनालिसिस करना है देन उस टाइम पे मैं लाइन चार्ट को यूज करूंगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है एरिया चार्ट। जैसे मेरा लाइन चार्ट है
वैसे ही एरिया चार्ट भी होता है, बस जो बॉटम वाला पोर्शन होता है वो हाईलाइट करके देता है, या जो भी कोइंसाइड पोर्शन होता है, दो लाइंस के बीच में जो कोइंसाइड पोर्शन रहेगा वो हाईलाइट करके देता है। सो ये लाइन चार्ट है मेरा। जैसे इस लाइन चार्ट को मैं एरिया चार्ट, यहाँ पे देखो एरिया चार्ट है, तो मैं एरिया चार्ट में अगर करूँगा तो देखो सी, इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे वाला जो पोर्शन है वो अलग कलर से डिनोट करता है, एंड अपर वाला पोर्शन अलग पोर्शन से या कलर से डिनोट करता है। सो ये जो दोनों के बीच वाला है ये क्या होगा, कंबाइन पोर्शन होगा। यहाँ पे वैसे रिलेशन नहीं है कि कस्टमर एंड क्वांटिटी के बीच में, बट मैं ऐसे देख सकता हूँ कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसकी सेल जो है वो अलग अलग जैसे जोन में है, मैं कंट्री वाइज देख रहा हूँ सेल्स को, तो वो प्रोडक्ट जैसे यूएसए में भी ज़्यादा बिकता है, कनाडा में भी ज़्यादा बिकता है। सो उस वो क्या होगा, फिर वो कोइंसाइड हो जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में, वो पोर्शन जितनी उसकी ऑर्डर क्वांटिटी या जितना सेल्स रहेगा। सो बेसिकली फिर क्या होगा कि हमें हाईलाइट करने के लिए आसानी हो जाती है कि कौन सा पोर्शन कॉमन है दोनों में। जैसे ये ऑर्डर क्वांटिटी की लाइन है एंड ये कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर की लाइन है, तो दोनों में जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये कंबाइन वाला पोर्शन है, दोनों में कॉमन पोर्शन है। ठीक है, जैसे आपका लाइन चार्ट होता है वैसे ही है। अगर इवन में अगर लाइन करूँ तो ये लाइन चार्ट ही है, बस क्या हुआ वो अलग कलर से हाईलाइट हुआ पोर्शंस, बॉटम्स एंड अप वाले। ठीक है, ये बेसिकली क्या शो करता है, डिस्प्ले चेंजेस इन डाटा ओवर टाइम लाइक अ लाइन चार्ट। ये भी जैसे लाइन चार्ट काम करता है वैसे ही काम करता है, बट मैं अलग पोर्शंस के हिसाब से दोनों में कितना डिफरेंस है, वेरिएंस है, ये ऐसे शो कर सकता हूँ इसमें। अगर यहाँ पे देखो आपने टोटल कॉस्ट एंड सेल्स का एनालिसिस किया होगा, तो ब्लू वाली जो लाइन है वो टोटल कॉस्ट शो करती है, येलो वाली जो लाइन है वो टोटल सेल्स शो करती है। तो मैं ये एनालिसिस कर सकता हूँ कि लेट्स से जनवरी में 0.72 मिलियन सेल्स है, तो वो 0.99 मिलियन उसका टोटल सेल्स है एंड कॉस्ट उसकी 0.72 मिलियन है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे पता चलेगा मुझे, ये येलो जितना रहेगा ये डिफरेंस रहेगा, राइट। तो अगर मेरी कॉस्ट कम है एंड सेल्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे प्रॉफिट में हूँ, राइट। तो जो येलो वाला पोर्शन है, ये येलो वाला पोर्शन में क्या हाईलाइट करके या क्या समझ सकता हूँ कि इतना मेरा प्रॉफिट है। यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है बट यहाँ पे कम दिख रहा है ना, 0.34 0.47, राइट। सो ऐसे एनालिसिस मैं इस एरिया चार्ट से कर सकता हूँ। क्लियर है ये? यस सर। ऑनलाइन, यस, फाइन। नेक्स्ट आता है कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट मतलब लाइन चार्ट एंड कॉलम चार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। जैसे मेरे पास हमने ये स्टैक बार चार्ट या कॉलम चार्ट ये देखे यहाँ पे, उसमें ही अगर मुझे लाइंस भी दिखानी है, जैसे मैं सेल्स के कॉलम्स दिखा रहा हूँ और उसमें मैं प्रॉफिट की लाइन दिखा रहा हूँ, दोनों प्रॉफिट एंड सेल्स को मैं कंबाइनली कॉलम्स के साथ कंपेयर करने से अच्छा मैं एक ट्रेंड दिखा रहा हूँ कि जैसे मेरा सेल्स अप एंड डाउन हो रहा है कॉलम्स में, वैसे मेरी लाइंस जो है वो लाइंस का ट्रेंड कैसा है, कौन से मंथ में कितना प्रॉफिट है, कौन से मंथ में कितना सेल ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें मैं कंबाइनली दिखा सकता हूँ यूजिंग कॉलम चार्ट एंड लाइन चार्ट कॉमनली। तो इसीलिए उसको कॉम्बो चार्ट कहा जाता है। वो दो चार्ट्स का मिश्रण बोल सकते हैं हम। आप कॉलम चार्ट भी यूज कर रहे हो और लाइन चार्ट भी यूज कर रहे हो उसके साथ, ठीक है। तो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी एंड रेवेन्यू, तो ये जो कॉलम्स है, ये कॉलम्स आपको शो कर रहे हैं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, जिससे आप एनालिसिस कर सकते हो कि कौन से मंथ में कितनी ऑर्डर की क्वांटिटी है। बट साथ ही साथ आप ये भी एनालिसिस कर सकते हो कि जो रेवेन्यू का ट्रेंड है वो ट्रेंड कैसा है, कौन से महीने में वो अप गया है, कौन से महीने में डाउन गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेंशन है कि कब ये चार्ट यूज करते हैं, व्हेन यू हैव अ लाइन चार्ट एंड कॉलम चार्ट विद द सेम एक्सिस। आपका एक्सिस जो रहेगा हमेशा जब भी आप कॉम्बो चार्ट्स यूज करोगे, आपका एक्स एक्सिस जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। कॉमन इन द सेंस, लेट्स से यहाँ पे मैं ये कॉम्बो चार्ट ले रहा हूँ, तो ये कॉम्बो चार्ट क्या शो कर रहा है मुझे, मंथ वाइज मेरी कस्टमर एंड ऑर्डर क्वांटिटी शो कर रहा है। इस केस में एक्सिस जो है मेरा एक्स एक्सिस, ये मंथ नेम ही है, बट मैं एट ए टाइम दो फील्ड्स को एनालिसिस कर रहा हूँ, कस्टमर की क्वांटिटी को भी एनालिसिस कर रहा हूँ
एंड ऑर्डर क्वांटिटी को भी एनालिसिस कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सेम एक्सिस, मंथ में एक्सिस सेम है, जो फील्ड को एनालाइज कर रहा हूँ वो फील्ड अलग अलग है। ठीक है, समझ में आया ये? टू कंपेयर मल्टीपल मेजर्स विद डिफरेंट वैल्यू रेंज, जैसे मैं मल्टीपल मेजर्स जो हमने मेजर्स कैलकुलेशन बनाए, ये कैलकुलेशंस को मैं कंपेयर करने के लिए ये चार्ट्स को यूज कर सकता हूँ। इलुस्ट्रेट द कोरिलेशन बिटवीन टू मेजर्स इन वन विजुअल्स, जैसे कॉस्ट एंड सेल्स है, रेवेन्यू एंड सेल्स है, या प्रॉफिट है, ये कोरिलेटेड चीजें होती है, राइट? अगर आपकी कॉस्ट बढ़ी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इन कोरिलेटेड जो भी चीजें होती है, उन कोरिलेटेड चीजों को आप सिंगल विजुअल्स में शो कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए। इसीलिए कॉम्बो चार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिसमें लाइन चार्ट्स एंड कॉलम चार्ट्स दोनों एक साथ यूज होते हैं। क्लियर है? यहाँ पे भी ये 100% वाला है एंड ये क्लस्टर वाला है, लाइन एंड क्लस्टर कॉलम चार्ट, लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट। ओके, नेक्स्ट इज वाटरफॉल चार्ट। ये वाटरफॉल चार्ट किस लिए होता है? जैसे फॉर एग्जांपल जो विजुअल में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एनालिसिस जो किया हुआ है, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक किया हुआ है, जो मुझे हर एक मंथ का इंक्रीज डिक्रीज शो करता है कि किस मंथ में इंक्रीज हुआ है, किस मंथ में डिक्रीज हुआ है और कितने पोर्शन में हुआ है। यहाँ पे जनवरी से सेल बढ़ा है, वो हर एक मंथ बढ़ता ही चला गया है, एंड में वो मुझे ऑलवेज शो करेगा टोटल, कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का टोटल जो मेरा रहेगा सेल, वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा 84 की। बट हर मंथ कितना था और कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा। अगर कोई रेड लाइन होगी, सपोज यहाँ पे देखो इंक्रीज के लिए ग्रीन बताया गया है, डिक्रीज के लिए रेड है। यहाँ पे सारा जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज ही हुआ है, इसलिए सब ग्रीन में है। अगर कहीं पे डिक्रीज हुआ होता तो वो रेड कलर में यहाँ पे शो करता आपको है। ठीक है, सो वाटरफॉल चार्ट शोज रनिंग टोटल एज अ वैल्यू आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपकी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी में इंक्रीज और डिक्रीज को ये वाटरफॉल चार्ट आपको शो करता है। कुछ गिने चुने चार्ट्स होते हैं जो इंटरव्यू में, ये ज़्यादातर कम यूज़ होते हैं, लेस यूज़ होता है, बट यही चार्ट फिर आपको इंटरव्यू में पूछते हैं कि वाटरफॉल चार्ट किस लिए यूज़ किया जाता है, उसके बारे में बताओ। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये चार्ट क्यों यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है, मतलब कब यूज़ करना है इस चार्ट को। ठीक है, सो व्हेन यू हैव अ चेंजेस फॉर द मेजर अक्रॉस टाइम और अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज, किसी फील्ड वैल्यू में, जैसे आप ऑर्डर क्वांटिटी या रेवेन्यू या कॉस्ट का एनालिसिस कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसमें आपका इंक्रीज डिक्रीज कितना है ये आपको शो करेगा। मेरा फोन ही चला गया। ठीक है, देन नेक्स्ट इज टू ऑडिट द मेजर चेंजेस कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द टोटल वैल्यू। ये मेरी जो टोटल वैल्यू 84 के इस, यस, प्रीवियस मंथची म्हणजे कसं नाही, प्रीवियस मंथचा सेल आपण वॉटरफॉलमध्ये प्रॉफिट किती इन्क्रीज होतं डिक्रीज होतं ते बघतो. हो। आता जैसे यहाँ पे मैंने वाटरफॉल ये दिख रहा है, ये सॉरी ये फनेल है, जैसे यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया हुआ है इंक्रीज डिक्रीज, मेरा टोटल जो है, लेट मी फॉर्मेट करके मैं यहाँ पे इसकी डेटा लेबल्स को ऑन करूँ ताकि अंडरस्टैंड हो सके। तो यहाँ पे अभी से मैं प्लान को रिमूव कर रहा हूँ। सेल्स सेल्स के लिए अपन ने मेजर बनाया था ना एक,
instead of this I'm using this method. ठीक है, सेल्स के लिए हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। टोटल मेरा सेल है 24.9 मिलियन। तो यहाँ पे वो मुझे शो कर रहा है कि लेट्स से फॉर द जनवरी मंथ ऑफ जनवरी टोटल रेवेन्यू माई 22.90 जो भी रहेगा 2.3 मिलियन। लेकिन सेकंड फरवरी मंथ के लिए वो कितना है 234568, वो बढ़ा है। ये जो मेरा प्रीवियस वैल्यू है इससे ये बढ़ा है ना, राइट। देन 2.6 देन 2.673 मिलियन। अभी यहाँ पे वो कम हुआ है 1.3, लेकिन ये फिर भी ग्रीन में क्यों है? क्योंकि ये जो आपकी बेस वैल्यू है ना, जैसे यहाँ पे ये 3 मिलियन है, राइट। तो 3 मिलियन के बाद ये वैल्यू पॉजिटिव में है, कोई निगेटिव में वैल्यू नहीं है आपकी। जैसे मैं अगर सेल्स में आपकी वैल्यू में सारी पॉजिटिव शो कर रहा हूँ और कुछ वैल्यूज में नेगेटिव शो कर रहा हूँ, तो जो नेगेटिव एंट्रीज रहेंगी वो नेगेटिव एंट्रीज यहाँ पे आपकी रेड मार्क्स में आएंगी कि वो सेल में आपका कम हुआ है नेगेटिव। मतलब जब भी आपका बजट बनता है या जो भी अकाउंटिंग होता है ना, तो वहाँ पे ऑलवेज सारी वैल्यूज पॉजिटिव में नहीं होती, कुछ वैल्यूज होती है निगेटिव भी होती है जो उन्होंने इंट्रीज करके रखी हुई होती है, ताकि जब उनका फाइनल अकाउंटिंग बनता है तो जो निगेटिव होता है वो माइनस हो जाता है आपके टोटल सेल से, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट जो भी रहेगा वो निकलता है। तो इस केस में क्या होता है कि जितनी पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगी वो आपको इंक्रीज के फॉर्म में शो करेंगी, एंड जो भी निगेटिव वैल्यूज रहेंगी वो आपको डिक्रीज के फॉर्म में शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही मेंशन है। फॉर एग्जांपल नेट इनकम इज अफेक्टेड बाय सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस। अगेन ये जो कॉलम्स है ये कलर कोडेड होते हैं, जैसे इंक्रीज के लिए ग्रीन है, डिक्रीज के लिए रेड है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में मेरा इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। आप कब यूज कर सकते हो इसको? व्हेन यू हैव अ चेंजेस फॉर अ मेजर अक्रॉस टाइम टू अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज, to audit the major changes contributing to the total value, to plot your company's annual profit by showing various sources of revenue and arrives at the total profit. Let's say हम जब टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो अलग अलग होते हैं हमारे। कोई भी कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, एक ही इनकम ऑफ सोर्स नहीं होता है। तो अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम से जब मेरा इनकम आता है तो वो इनकम्स को मैं लेट्स से दिस जनवरी फरवरी मार्च मैं मंथ वाइज अलग अलग सोर्सेज से जो मेरा इनकम आया उसको एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे एनालिसिस के टाइम पे ये पता चल सकता है कि लेट्स से जुलाई महीने में लेट्स से मेरे दो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम 1 और 2। तो मेरा जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है उससे मेरे को माइनस में रेवेन्यू आया है या मेरा वो माइनस में चल रहा है, तो मेरा जो टोटल सेल्स रहेगा फर्स्ट माइनस सेकंड हो जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी। तो ये रेड कलर से इंडिकेट होगी एंड मुझे ये शोकेस करेगा कि पर्टिकुलर जैसे फॉर द जुलाई मंथ आपका यहाँ पे जो इनकम है ये इनकम लॉस में गया है। तो बेसिकली वाटरफॉल चार्ट इसलिए यूज किया जाता है कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उस पर्टिकुलर फील्ड में इंक्रीज एंड डिक्रीज अगर मेरा होता है तो वो मुझे वाटरफॉल चार्ट से पता चलता है। सेकेंडली वाटरफॉल चार्ट में ऑलवेज मुझे टोटल में ग्रैंड टोटल दिखाई देती है जिसको मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। जैसे मैं टोटल रेवेन्यू का एनालिसिस कर रहा हूँ तो एंड में मुझे टोटल का एक कॉलम बनेगा और यहाँ पे मुझे टोटल दिखाएगा इन सभी का एडिशन करके यहाँ पे 84 के। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और फील्ड आती है ब्रेकडाउन की। ये ब्रेकडाउन किस लिए होता है? लेट्स से मैंने यहाँ पे कैटेगरी के जोन में डाला मैंने ब्रेकडाउन को, तो ये ब्रेकडाउन कैसे कर रहा है? फॉर लेट्स से जनवरी मंथ के लिए मेरी जो 3 मेजर कैटेगरीज है बाइक्स क्लोथिंग एक्सेसरीज उसका एनालिसिस शो कर रहा है। देन फरवरी, देन वापस 3 कैटेगरी, देन मार्च 3 कैटेगरी, देन अप्रैल अगेन 3 कैटेगरी। तो हर एक मंथ के लिए उस 3 कैटेगरी का ब्रेकडाउन कैसे, ये इस चार्ट से मुझे पता चलता है।
ठीक है, समझ में आ रहा है ये भी देखो ये क्या, कोई लॉस नहीं है। यहाँ पे देखो जैसे कैटेगरी नेम बाइक्स है, जून टोटल रेवेन्यू कितना है उसका 29 है, जुलाई टोटल रेवेन्यू कितना है 12 है। सो प्रीवियस मंथ जो है मेरा जून, जून से ये रेवेन्यू कितने से कम हुआ है, -16 से कम हुआ है, इसीलिए ये उतना रेड मार्क करके नीचे आया हुआ है। ये ऑलवेज कंपेयर करते चलेगा उसकी प्रीवियस वैल्यू को या उसकी प्रीवियस कैटेगरी को। अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्रीवियस और अभी की इसको कंपेयर करेगा, कितना मतलब इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है उस हिसाब से यस बताएगा। यस, देखो यहाँ पे भी जो रेड मार्क है इस पे अगर मैंने हाईलाइट किया तो वो क्या शो करता है, देखो जुलाई का रेवेन्यू कितना है और अगस्त का रेवेन्यू कितना है, ठीक है, तो -32,000 का यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, इसलिए उतना वो हाईलाइट करके शो करेगा। तो अगर आपके चार्ट्स में ऐसे रेड मार्क्स रहेंगे तो आप पर्टिकुलरली वहाँ पे जाके फोकस करोगे कि ये रेड क्यों है, और कितने से कम है या कितने से ज़्यादा है, तो ये आपको आइडेंटिफाई होगा यहाँ पे, इसीलिए वाटरफॉल चार्ट यूज किए जाते हैं। समझ में आया? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट इज फनेल चार्ट। अभी ये फनेल चार्ट क्यों क्या होता है कि लेट्स से मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और कंपनी में अलग अलग मेरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। उन सेल्स वालों का काम क्या है कि अलग अलग कंपनी के पास जाना, उनको मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताना और उनसे प्रोजेक्ट लेना, ठीक है। तो मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट लेता हूँ किसी कंपनी से, वो अलग अलग फेज में होता है। जैसे कि मेरा इनिशियल डिस्कशन उस कंपनी के साथ चालू है प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने के लिए, तो एक स्टेजेस होती है प्रोजेक्ट की, राइट, कि कौन सी स्टेज में है आपका प्रोजेक्ट। वो फर्स्ट स्टेज में है तो मतलब इनिशियल डिस्कशन चालू है आपका। स्टेज 2 में मतलब डिस्कशन खत्म हो गया लेकिन एग्रीमेंट बना नहीं है आपका अभी तक उस कंपनी के साथ, मतलब ऑर्डर फाइनलाइज नहीं हुए लेकिन बस ग्रीन सिग्नल कंपनी ने दिया हुआ है। स्टेज 3 में क्या है, कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट भी बन चुका है लेकिन एक्चुअल काम स्टार्ट नहीं हुआ है। और स्टेज 4 जो होता है, लेट्स से वहाँ पे काम शुरू हुआ है, एंड स्टेज 5 जो है वो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट से आपने डिलीवर किए हुए प्रोजेक्ट से। तो ये अलग अलग उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की स्टेज हुई। तो ये स्टेजिंग, इस स्टेज को मुझे एनालिसिस करना है तो मैं फनेल चार्ट यूज करता हूँ। कैसे, लेट्स से यहाँ पे देखो अपॉर्चुनिटी काउंट बाय सेल स्टेज, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वैसे ही यहाँ पे ये स्टेजेस है, लीड, क्वालिटी, सॉल्यूशन, प्रपोजल एंड फाइनलाइज। लीड मतलब आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला है कि इस कंपनी में ये रिक्वायरमेंट है, मुझे पता चला कि XYZ कंपनी में रिक्वायरमेंट है इस प्रोडक्ट की, तो मैंने उनको अप्रोच किया कि हम वो प्रोडक्ट देते हैं आपको, तो ये मुझे लीड मिली। उसके बाद मेरा उनसे डिस्कशन हुआ, हमने जो प्रपोजल उनको दिया था वो क्वालिफाई हो गया, कंपनी बोली कि हमें आपका प्रपोजल पसंद है, तो वो क्वालिफाई की स्टेज में चला गया। उसके बाद उस कंपनी की XYZ जो कंपनी, उनकी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करके मैंने उनको सोल्यूशन दिया कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये आपका सोल्यूशन है, तो वो सोल्यूशन फेज में चला गया। इस सोल्यूशन को मैं प्रपोजल बना के कंपनी को भेजूंगा XYZ कंपनी की कि आप इसको एग्री करो और जो भी इनवॉइस वगैरह सेंड करना या सारी चीज़ें जो है लीगल चीज़ें वो एग्रीमेंट वगैरह बना के मुझे भेज दो। तो ये प्रपोजल मुझे, मेरा जो प्रपोजल है वो उस कंपनी को गया, फिर उन्होंने प्रपोजल को साइन करके ग्रीन सिग्नल दिया कि आप काम स्टार्ट कर सकते हो, तो ये होगा फाइनलाइज। तो अगर मैं ऐसा एनालिसिस करूँ कि मेरे पास कितनी लीड आई हुई है, टोटल लीड कितनी है मेरे पास, देन उसमें से कितनी क्वालिफाई हुई। सो लेट्स से मेरे पास 268 लीड्स है टोटल, लेकिन सारी की सारी क्वालिफाई नहीं हो सकती ना, उसमें से कुछ डिस्कशन में रहेंगी या कुछ फाइनलाइज स्टेज में रहेंगी। तो उसमें क्वालिफाई स्टेज में 94 लीड्स है, सॉल्यूशन में 74 लीड्स है, प्रपोजल में 37 है और फाइनलाइज में 14 है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। लेट्स से मैं फनेल चार्ट को ले रहा हूँ, जैसे कैटेगरी को डाल रहा हूँ, एंड एनालिसिस क्या किया मैंने, सेल्स को एनालिसिस किया हुआ। तो यहाँ पे ये जो 23.64 जो है ये बाइक्स का मुझे बता रहा है कि बाइक्स जो है ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है आपके रेवेन्यू में।
ठीक है। तो अगर 20 ये मेरी बाइक सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, तो सेकंड जो मेरी एक्सेसरीज है, ये एक्सेसरीज कितना कंट्रीब्यूट करती है 9.06। लेकिन ये जो 9.06 है, ये इस जो फर्स्ट वाली जो मेरी कैटेगरी है बाइक्स की, इसका कितना परसेंट है। यहाँ पे देखो परसेंट ऑफ फर्स्ट, परसेंट ऑफ प्रीवियस। इस केस में ये जो 3.83% दोनों जगह पे सेम दिख रहा है। ये बाइक्स मेरा फर्स्ट स्टेज हुआ, सेकेंड स्टेज मेरा एक्सेसरीज हुआ, तो एक्सेसरीज 0.91 मिलियन ही है, लेकिन वो 0.91 मिलियन इस 23.64 के कितने परसेंट है, 3.83% है। समझ में आ रहा है। सो ये जो परसेंटेज शो करेगा, ये परसेंटेज शो करेगा फर्स्ट के साथ एंड प्रीवियस के साथ। अभी मैं सेकंड कैटेगरी की बात करूं तो इसका फर्स्ट यही है जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, एंड प्रीवियस भी वही है जो फर्स्ट स्टेज है। लेकिन क्लोथिंग की बात करूं तो क्लोथिंग कितना है, 3.65 कुछ है, 365,410 इसका टोटल रेवेन्यू है। ये रेवेन्यू परसेंट ऑफ फर्स्ट मतलब बाइक के कितने परसेंटेज में है, 1.55% है। एंड परसेंट ऑफ प्रीवियस मतलब एक्सेसरीज के कितने परसेंटेज में है, तो एक्सेसरीज का 40.3% में। समझ में आ रहा है, परसेंट ऑफ फर्स्ट एंड परसेंट ऑफ प्रीवियस। हमारा जो सेकंड एक्सेसरीज था, इसका फर्स्ट हमारा बाइक था और वो हमारा फर्स्ट स्टेज था, इसलिए यहाँ पे परसेंट ऑफ फर्स्ट एंड परसेंट ऑफ प्रीवियस दोनों सेम दिखा रहा है। लेकिन क्लोथिंग के केस में परसेंट ऑफ फर्स्ट अलग है, परसेंट ऑफ फर्स्ट मतलब बाइक और परसेंट ऑफ प्रीवियस मतलब एक्सेसरीज। तो 1 पॉइंट ये जो 365,410 जो टोटल रेवेन्यू है, ये मेरा 23.64 मिलियन के 1.55% है, इसलिए परसेंट ऑफ फर्स्ट मेरा 1.55 है, एंड परसेंट ऑफ प्रीवियस मतलब दिस 1.37 मेरे 0.91 मिलियन के कितने परसेंट है, 40.3% है, इसलिए परसेंट ऑफ प्रीवियस आ रहा है 40.3%। तो ऐसे एनालिसिस करने के लिए आपको फनेल चार्ट यूज होता है। और इसमें जो फर्स्ट स्टेज रहेगी वो कंसिडर की जाएगी 100%, और उस 100% के बेसिस पे आपकी नेक्स्ट स्टेजेस क्या है, उनका परसेंटेज कितना है, वो डिसाइड होगा। ये जो एग्जांपल मैंने दिया आपको कि मैंने कैटेगरी के बेसिस पे रेवेन्यू का एनालिसिस किया, दिस इज नॉट द बेस्ट एग्जांपल। लेकिन बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है कि मैं स्टेजेस को अलग अलग, जो मेरे प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की मेरे पास कितने प्रोजेक्ट है, कितने क्वालिफाई हुए, कितने प्रपोजल फेज में है और कितने फाइनलाइज हुए, इन अलग अलग स्टेजेस को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो इस केस में नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो रहेंगे ये मेरे टोटल फर्स्ट स्टेज बनेगी, वो जो यहाँ पे है लीड के फॉर्म में। तो आउट ऑफ दिस 268 प्रोजेक्ट मेरे क्वालिफाई प्रोजेक्ट है 94, जिन प्रोजेक्ट का मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है वो 74 है, प्रपोजल के फेज में वाले जो प्रोजेक्ट है वो 37 है, एंड फाइनलाइज प्रोजेक्ट मेरे 14 है। ठीक है, और नीचे का जो 0.2% दिया है, ये वाला हाँ वो मतलब 100 out of 100 से 1.5 तक गया ऐसे। ठीक है, क्लियर है, समझा ये। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स का, वही एग्जांपल यहाँ पे आप एक्चुअल जब आपको अगर पूछे कि फनेल चार्ट कब यूज करते हैं उसके बारे में बताओ, तो आप यही एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, लीड, क्वालिफाई, सॉल्यूशन, प्रपोजल एंड फाइनलाइज। ये स्कैटर चार्ट मैं आपको बाद में इसका डेमो दूंगा, ये आपको अभी नहीं समझेगा क्योंकि मल्टीपल एक्सिस में वो वैल्यूज पुट करनी पड़ती है। बस इतना याद रख लो कि स्कैटर चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसमें एनिमेशंस प्रोवाइड होता है। एनिमेशंस आप कर सकते हो, जैसे अगर मेरे पास एक प्ले एक्सिस यहाँ पे आता है, जैसे 15, 16, 17 3 साल का डेटा है, और मैंने एनालिसिस किया हुआ है मेरे प्रोडक्ट को और उनके सेल्स को। तो जब ये एक्सिस को मैं प्ले करूँगा तो ये ईयर जो है, ये ईयर ऑटोमेटिकली जैसे हम कोई एनिमेशन देखते हैं वैसे वो चेंज होता रहेगा। ये जो ग्राफ्स है वो ग्राफ्स भी अकॉर्डिंग टू ईयर्स वो चेंज होते रहेंगे। तो ये एक लौता विजुअल ऐसा है पावर बीआई के इनबिल्ट विजुअल में जो आपको प्ले एक्सिस देता है, और एक एआई विजुअल भी है। ठीक है, स्कैटर चार्ट, इसको हम बाद में जब एक्चुअल जब रिपोर्टिंग करेंगे तब इसको हम पढ़ेंगे।
कि कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पाई चार्ट। पाई चार्ट बेसिकली क्या है कि अगर मुझे एनालिसिस करना है, लेट्स से मेरी ये जो कैटेगरीज है और कैटेगरीज को रेवेन्यू की बेसिस पे मुझे एनालिसिस करना है, तो दिस इज द सिंबल फॉर पाई चार्ट। इस पाई चार्ट को मैं अगर यूज करूँ तो यहाँ पे देखो, जो ग्रीन है, ग्रीन मेरा बाइक डिनोट करता है, एक्सेसरीज एंड क्लोथिंग, ये तीन मेरी कैटेगरी है। और तीन कैटेगरी में मेरा रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बेसिकली बस वो पाई चार्ट शोकेस करता है हमारे का कि हर एक कैटेगरी का रेवेन्यू का परसेंटेज कितना है। क्योंकि आप भाई ये विजुअल देख के आप बोल सकते हो कि ये जो ब्लू वाली कैटेगरी है इसका रेवेन्यू में ज़्यादा हाथ दिख रहा है, राइट, क्योंकि ज़्यादा पोर्शन में वो है। और ये जो ऑरेंज वाली है ये सबसे कम है। मतलब एक्चुअल वैल्यू को देखे बिना आप बस चार्ट से भी ये देख सकते हो या सोच सकते हो कि ऑरेंज वाला पोर्शन सबसे कम दिख रहा है एंड ब्लू वाला सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो कैटेगरी में जो ब्लू वाली कैटेगरी रहेगी उसका रेवेन्यू ज़्यादा है एंड ऑरेंज वाली कैटेगरी जो रहेगी उसका रेवेन्यू कम है। तो सिंपली पाई चार्ट का यही यूज़ होता है कि आउट ऑफ 100 आप बस पोर्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हो कैटेगरी को कि पर्टिकुलर कैटेगरी कितने पोर्शन में अवेलेबल है वहाँ। लेकिन यहाँ पे टोटल रेवेन्यू 100% रहेगा एंड उसमें ये कैटेगरीज डिस्ट्रीब्यूट करके अपना पोर्शन दिखाएंगे आपको। जैसे ये पाई चार्ट है वैसे ही डोनट चार्ट है। मैं बस डोनट चार्ट को करूँगा कि सेम विजुअल आएगा, बस बीच में से होलो रहेगा, जैसे हम डोनट खाते हैं राइट, तो वैसे ही है, इसीलिए इसको डोनट बोलते हैं। तो पाई चार्ट डोनट चार्ट सिमिलर ही काम करते हैं या वैसे ही इंटरप्रिटेशन है, दोनों का डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। जो आपके लेआउट को सूट करता है आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो कि आपकी अगर कैटेगरीज जो आप एनालाइज कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा है, 10, 15, 20, 25 कैटेगरीज हो और उसको आप अगर पाई चार्ट या डोनट चार्ट में शो कर रहे हो तो आपका चार्ट जो है क्लमजी दिखेगा बहुत, क्योंकि हर एक कैटेगरी उसका एक अलग कलर शो करेगी और वो आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत दिक्कत देगा। सो मेक श्योर कि जब आप पाई चार्ट डोनट चार्ट यूज़ कर रहे हो तो कैटेगरीज मिनिमम हो उसमें। ठीक है, या आप ऐसी ही कैटेगरीज दिखाओ जो जैसे कि ऑर्डर, अगर मैं ऑर्डर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ और मुझे प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पे ऑर्डर क्वांटिटी को दिखाना है कि कौन सी प्रोडक्ट की कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट की लेट से 50 प्रोडक्ट है मेरे पास, तो अगर मैं 50 प्रोडक्ट को यहाँ पे दिखाने जाऊँगा तो हर एक प्रोडक्ट का एक छोटा चार्ट बनेगा या एक पोर्शन बनेगा जो मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। या जब मैं ज़्यादा कैटेगरी यूज़ करता हूँ तो कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत सिमिलर हो जाते हैं। हम देखने टाइम पे लेट्स से कि यहाँ पे अभी ये 2 कलर है ठीक है, लेकिन क्योंकि कैटेगरीज मेरी कम है, लेकिन अगर ज़्यादा कैटेगरीज रहेंगी तो सिमिलर कलर बहुत मैचअप हो जाएंगे इसके अंदर। तो उस केस में मैं फिर ऐसे ही प्रोडक्ट दिखा सकता हूँ कि जिनकी ऑर्डर क्वांटिटी पर्टिकुलर लेट से 100 के पार है, उतने ही प्रोडक्ट मुझे बस दिखाओ, बाकी के मत दिखाओ। ऐसे कोई लॉजिक आप लगा सकते हो, बट बेसिक थंब रूल बोलता है कि पाई चार्ट और डोनट चार्ट के केस में आप ओनली लेस कैटेगरी की जो रहेगी वैल्यूज उनको ही कंपेयर करो ताकि चार्ट आपको प्रॉपरली रिजल्ट दे। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज ट्री चार्ट। ट्री चार्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टायर एंड ट्यूब्स ये मेरी एक सब कैटेगरी है जिसकी रेवेन्यू या ऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी उसका स्क्वायर सबसे बड़ा रहेगा, जिसकी ऑर्डर क्वांटिटी कम रहेगी उसका स्क्वायर छोटा रहेगा। ट्री मैप इसी के लिए डिनोट करता है कि स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर का जो साइज रहेगा, जिसका ज़्यादा रहेगा उसकी ऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, जिसका कम रहेगा उसकी कम रहेगी। ऐसे आप हेरार्किकल डेटा जो रहेगा उस हेरार्किकल डेटा को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। कैसे, लेट्स से मैं यहाँ पे ट्री मैप ले रहा हूँ, ये देखो ये ट्री मैप का सिंबल है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास 3 कैटेगरीज है, तो यहाँ पे 3 कलर मेरे को मिल रहे हैं कि बाइक्स, देन सेकंड वन दिस एक्सेसरीज एंड दिस क्लोथिंग, 3 कलर मुझे दिख रहे हैं। अगर मैंने इस केस में इस विजुअल को देखा तो मुझे पता है कि बाइक्स का मेरा रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। लेट्स से मैंने ये इसके अंदर मेरी सब कैटेगरी भी पुट कर दी, ये मेरा सब कैटेगरी का नेम है, मैंने कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी पुट की हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है ये ऑप्शंस हम देखेंगे बाद में, बट लेट्स से मुझे बाइक्स के अंदर की कितनी सब कैटेगरीज है यहाँ पे देखना है।
सो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से मैं ड्रिल डाउन ये जो फीचर है इसको ऑन करके बस बाइक के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। देन ओनली वो बाइक्स के अंदर की कितनी रहेंगी मेरी सब कैटेगरीज उसको ही शो करेगा। मुझे अब जाना है तो मैं ड्रिल अप करूँगा, लेट्स से मुझे इस पर्टिकुलर एक्सेसरीज के अंदर की सब कैटेगरीज देखनी है, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस एक्सेसरीज, तो एक्सेसरीज के अंदर की ही सब कैटेगरीज यहाँ पे शो करेगा। अगर मुझे क्लोथिंग के अंदर की देखनी है, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस क्लोथिंग, तो क्लोथिंग के अंदर की सब कैटेगरीज ही दिखेंगी, जर्सीज, शॉर्ट्स, ग्लोव्स, कैप्स वगैरह। सो दिस इज द यूज फॉर दिस ट्री चार्ट। आप हायरार्किकल डेटा को प्रॉपरली इंटरप्रेट कर सकते हो यहाँ पे। एंड ये जो ऑप्शन है ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, गो टू द नेक्स्ट लेवल या एक्सपांड ऑल डाउन द नेक्स्ट लेवल, ये जब हम रिपोर्टिंग एक्चुअली शुरू करेंगे तब मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में इसको समझाऊंगा कि ये ऑप्शन कैसे यूज किए जाते हैं या कैसे समझते हैं इसको। ठीक है। देन नेक्स्ट इज द मैप विजुअल। जैसे मैंने आपको बोला कि एक कंपोनेंट होता है अपना पावर बीआई में, पावर मैप, राइट। तो पावर मैप में हम जियो फेशियल डेटा को इंटरप्रेट शो कर सकते हैं चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पे देखो मेरे पास ये मैप विजुअल दिख रहा है, दिस इज द इनबिल्ट मैप विजुअल। और एक मैप है अज्यूर मैप, यहाँ पे है इसको, और ये शेप मैप भी अवेलेबल है, बट दिस इज द बेसिक मैप। इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से मैंने मैप को सेलेक्ट किया तो इस ऐसा कुछ आपको एक विजुअल दिखेगा। सबसे पहले आपको लोकेशंस, लेजेंड्स, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड्स ऐसे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। लोकेशंस की फील्ड में अगर मेरे डेटा में लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड्स नहीं है और ओनली किसी कंट्री का नाम है या कोई एड्रेस है या स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ऐसी जियोग्राफिकल लोकेशंस वहाँ पे मेंशन है, उनको मैं यहाँ पे इस लोकेशन के फील्ड में डाल सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास डेटा में लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड्स है और मैंने उनको अगर लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड्स में पुट किया हुआ है तो इस लोकेशन की फील्ड में मुझे वैल्यू इंसर्ट करने नहीं देगा। आइदर आप लोकेशन की फील्ड में वैल्यू डालो या लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड्स में डालो। लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड्स में मतलब वैल्यू जो रहेगी वो 1.33 ऐसी फॉर्म में रहती है। लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड्स अगर देखे आपने तो वो नंबर्स के फॉर्म में रहता है। तो अगर वैसे डेटा आपका है देन यू यूज दिस ऑप्शन लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड्स। अगर वैसा डेटा नहीं है देन यूज सिंपली लोकेशंस। तो लेट्स से हमारे पास टेरिटरीज का एक टेबल है जिसमें कंट्रीज के नाम है, तो मैं उसको एक्सपांड कर रहा हूँ टेरिटरीज को, और कंट्री को मैं इस लोकेशन के फील्ड में ले रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, कंट्रीज के नाम के साथ में वर्ल्ड मैप पे उन कंट्रीज को पहले मैप करेगा कि यहाँ पे ये कनाडा है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है या यहाँ पे फ्रांस है। एंड देन अगर मुझे ऐसे देखना है कि कौन सी कंट्री का कितना रेवेन्यू है, देन आई कैन यूज ये टोटल रेवेन्यू का इन, ये बबल साइज दिख रहा है, इस बबल साइज में टोटल रेवेन्यू को डालूंगा। सो यहाँ पे देखो जिस कंट्री का बबल सबसे ज़्यादा रहेगा उनका सेल सबसे ज़्यादा रहेगा। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। ये सारे जो विजुअल्स है इनमें कस्टमाइजेशन के लिए यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन आता है। ये फॉर्मेट ऑप्शन आपको इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा ऑप्शंस आता है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, आपको ये हर एक चीज़ आपको करके देखनी पड़ेगी फॉर्मेट ऑप्शन, तभी आपको कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है ये पता चलेगा। ठीक है, जैसे मैप सेटिंग में गया मैं तो यहाँ पे ये जो है ये रोड की स्टाइल में, इसको मैं एरियल व्यू दे सकता हूँ। सो ये एरियल व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सप्लोर करते हो इसके अंदर, डार्क थीम है या लाइट थीम है ओनली। ठीक है, बबल्स जो रहेंगे बबल्स के साइज रहेगी या मुझे हर एक बबल्स जो रहेगा वो बबल्स अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग कलर शो करना है। यहाँ पे मुझे देखो ये यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया के लिए से यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ब्लू है, ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे लेट्स से दिस ऑरेंज शो करना है, यूनाइटेड किंगडम के लिए लेट्स से दिस पिंक, जर्मनी के लिए लेट्स से दिस ब्लैक, फ्रांस के लिए ये ग्रे। ठीक है, ऐसे अलग अलग कलर्स के हिसाब से भी आप शो कर सकते हो डेटा को, डिपेंड अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट, आपको जो सूट करता है विजुअल्स को वैसे।
ठीक है। एक लास्ट विजुअल लेते हैं, बाकी की विजुअल्स हम कल देखते हैं। ठीक है, ठीक है। लास्ट विजुअल है गॉज चार्ट। गॉज चार्ट मतलब क्या, स्पीडोमीटर देखा है आपने गाड़ी पे, उसमें एक नीडल होता है जो आपको स्पीड दिखाता है आपका, राइट। जैसे आप 50 के स्पीड से हो तो नीडल 50 पे रहेगी। बेसिकली क्या शो करती है, बट स्पीड का लिमिट कितना होता है, 120 तक है, लेकिन आप 50 पे हो, तो बेसिकली आपका प्रोग्रेस दिखा रहा है वो कि आप 50 पे हो, आप कहाँ पे हो अभी। गॉज चार्ट भी वही शो करता है। जैसे मेरा एक टारगेट है मेरी कंपनी का, और हर मंथ में जैसे मुझे सेल करना है 50,000, ये मेरा टारगेट है, और मेरा सेल है 30,000, तो निडल जो है वो 30,000 तक शो करेगी, और जो टारगेट है वो मेरा दिखाएगा 50,000। तो आप टारगेट के कहाँ तक पहुँचे हो, आपकी प्रोग्रेस कितनी है उस पर्टिकुलर मंथ में, वो शो करेगा। दिस इज नथिंग बट अ गॉज चार्ट। जैसे इस केस में 250 के जो है ये मेरा टोटल है, 200 के मैंने टारगेट सेट करके रखा है कि 200 के मेरा टारगेट है, एटलीस्ट इससे पास होना चाहिए, और एग्जिस्टिंग वैल्यू 182 जो का है मेरा प्रोग्रेस दिखाता है। अगर पावर बीआई में मुझे बनाना है, जैसे ठीक है, तो गॉज चार्ट के लिए मेरे पास ये है, 2 मिनट। ये गॉज चार्ट का है, ये चार्ट है, मैट्रिक्स विजुअल है। इसमें मेरे पास वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड टारगेट वैल्यू। ठीक है, सो लेट्स से मैं एक टारगेट क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मेजर बना रहा हूँ, ये मेजर से टारगेट इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। इस टारगेट को मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे टारगेट वैल्यू के अंदर, एंड मैं टोटल जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू को मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज माय टारगेट 86.57, और ये 43.29 जो है ये मेरा प्रोग्रेस एक्चुअल है। ठीक है, पण टारगेट 2 बिलियन ये ना हाँ ये कितनी है, 2 बिलियन खाली है। ये नहीं, ऐसा नहीं है। टोटल टारगेट की जो टोटल अचीव आपने कितनी की है? 86.57 ठीक है, तो बेसिकली शो प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल, ये शो करेगा। मैं आपको ये दिखाऊंगा कल के लेक्चर में कि हाउ वी कैन सेट दिस 200 के 250 के अलग अलग कैसे सेट करते हैं, राइट। ठीक है, सो बाकी की जो विजुअल्स हैं हम कल देखेंगे। मैंने पीपीटी ऑलरेडी शेयर की है आपको, उसे एक बार देखो, पढ़ो, ठीक है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। नहीं समझता है तो कल पूछो, लेकिन पढ़ो एक बार इसको। ठीक है, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल।